Recording both. Assalamu alaikum students. We are discussing chapter number 11 that is short term financing. हमने इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे. आज हम मजीद इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं कि इसमें मजीद क्या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के और क्या क्या ज़राए हैं जहाँ से हम शॉर्ट टर्म लोन उठा सकें. कल हमने बात की थी कि एक तो वो लोन होते हैं जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं. अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिस पे कोई एसेट बेक नहीं होता, यानी कोई एसेट हम प्लेज नहीं करते, ना कोई लियन करते हैं, बैंक के पास उसके एसेट को रख कर लोन नहीं लेते, तो इस किस्म के लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं. दूसरी किस्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक जरिया एक और है, वो है सिक्योर्ड और एसेट बेस्ड लोन्स. यानी ऐसे लोन हम बैंक से लेते हैं जिसके अगेंस्ट कुछ एसेट्स हम प्लेज करते हैं. ओके, वो किस किस्म के होते हैं? फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी और कोलेटरल लोन्स होते हैं. These are assets pledged by a borrower to ensure repayment of a loan. If the borrower defaults, the lender may sell the security to sell the loan. यानी सिक्योरिटी और कोलेटरल लोन ऐसे होते हैं कि जब borrower होता है वो कुछ एसेट्स लेंडर के पास रख लेता है और उसके अगेंस्ट लोन लेता है. इन केस borrower डिफॉल्ट कर जाए, यानी वो रीपेमेंट ना कर सके, तो लेंडर फिर वो एसेट सेल करके अपना लोन वहां से रिकवर कर सकता है. यानी इस किस्म के लोन, ये वो लोन है जो एसेट की बेस पर सिक्योर हुए होते हैं. इसके अगेंस्ट पर, इसके बैक पर एसेट पड़े होते हैं. जब वो अगर फंड इंडिविजुअल या फर्म डिफॉल्ट करेगा तो जो लेंडर होगा वो इन एसेट्स को सेल करके अपनी जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिकवर कर लेगा. राइट. दूसरा हमारे पास है कोलेटरल लोन. डिपेंड्स ऑन किस चीज पे करते हैं, ये याद रखिएगा कि इसके 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कोलेटरल लोन वैल्यू डिटरमिन करते होते हैं. यानी हम कितना लोन दें, बैंक अगर ये डिटरमिन करे कि किस एसेट के पीछे हम कितना लोन दे सकते हैं, तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है. नंबर 1, इसकी मार्केटेबिलिटी, कि अगर borrower डिफॉल्ट करता है तो लेंडर जब मार्केट में इसको सेल करना चाहे तो क्या ये इजीली सेल आउट हो सकता है? अगर ये इजीली सेल आउट हो सकता है तो इस पर वैल्यू जो होगी लोन की वो ज्यादा मिल सकती है. अगर कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसकी मार्केटेबिलिटी नहीं होती, यानी मार्केट में इसको सेल आउट करना चाहें तो इजीली सेल आउट नहीं होते, तो फिर इस पे लोन कम दिया जाएगा. दूसरी बात उसकी लाइफ है कि ये पेरिशेबल एसेट है, यानी कुछ इन्वेंटरीज ऐसी होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं. कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे, प्लीज शोर ना करें, किसी की तरफ से शोर हो रहा है, प्लीज म्यूट योर माइक. कि कुछ एसेट्स की लाइफ बहुत ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी लाइफ होती है. तो लाइफ जितनी लेंथी होगी तो उस पे उसकी जो लोन की वैल्यू होगी उस पे जो दी जाएगी वो ज्यादा हो सकती है. और रिस्कीनेस दूसरी एसेट की, इसमें इस एसेट में रिस्क कितना है. अगर उसके अंदर रिस्क का फैक्टर कम होगा तो लोन वैल्यू ज्यादा होगी, और उसके अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा तो लोन की वैल्यू उस पे कम मिलेगी. यानी सिक्योर या कोलेटरल वैल्यूज जो होती है, कोलेटरल वैल्यूज जो होती है सिक्योरिटी की, जो एसेट हम रखते हैं वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है: मार्केटेबिलिटी, एसेट की लाइफ और एसेट की रिस्कीनेस. राइट, गॉट द पॉइंट. अब हम यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड्स इस्तेमाल करते होते हैं. ये क्या चीज है? मॉडल स्टेट लेजिस्लेशन रिलेटेड टू मेनी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन दैट वेंट इनटू इफेक्ट इन American state Pennsylvania in 1954. It has been adopted with a limited change by most state legislation. इसके कुछ, यानी इस पे एक यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड अमेरिका ने 1954 में लॉन्च किया था, जो ऑलमोस्ट जितने भी डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो अडॉप्ट कर चुकी हैं इन कोड्स को. उसका आर्टिकल नंबर 9 जो है उस कोड का वो डील करता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द लेंडर कितना होगा, सिक्योरिटी एग्रीमेंट एडवाइस कितना होगा, फिलिंग ऑफ द सिक्योरिटी एग्रीमेंट वो कैसे होगी. यानी ये जो सारा सिक्योरिटी सिक्योर किस्म के लोन है वो जो 1954 का एक्ट है इसके आर्टिकल नंबर 9 के तहत एग्जीक्यूट होते हैं.
تو اسی طرح اس طرح کے کوڈز جو ہیں وہ پاکستان کے کمپنی آرڈیننس 2017 میں بھی موجود ہیں کہ جب آپ سیکیور لون بارو کرتے ہیں لیتے ہیں تو وہ کس طرح لیں گے، اس کی لیجسلیشن کیا ہوگی، اور اس کا آپ کو کون کون سے لیگل فارمیلٹیز ہوں گی جو آپ پورا کریں گے تو آپ سیکیور لون لے سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات فرمز اکاؤنٹ ریسیویبلز کے بیک پر بھی لون لیتے ہوتے ہیں، یعنی ان فرم کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہوتے ہیں جو اس کے بیلنس شیٹ میں اسٹیٹڈ ہوتے ہیں، تو فرم اپنی اکاؤنٹ ریسیویبل بینک کے پاس ایز اے پلیج کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ہوں، جب ان کا میچورٹی کا ٹائم آئے گا ہم ان سے اکاؤنٹ ریسیویبل سے پیسے ریسیو کریں گے تو ہم آپ کو وہ لون واپس کر دیں گے۔ ان کیس اگر فرم اس میں یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر فرم پیمنٹ نہ کرے تو پھر اکاؤنٹ ریسیویبل سے جو ریسیونگ ہے وہ پھر بینک کا رائٹ ہے کہ وہ اکاؤنٹ ریسیویبل سے خود پیسے ریسیو کر کے اپنا لون ریسیو کر سکتا ہے۔ ون آف دا مور لیکوڈ ایسٹ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہوتے ہیں۔ لون بائی کمرشل بینکس اور فائنانس کمپنیز بینکس آفر لوور انٹرسٹ، اس پہ بہت لوور ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جو کمرشل بینک ہیں یا فائنانس کمپنیز ہیں وہ اکاؤنٹ ریسیویبل بینک پر لون دے سکتے ہیں۔ لون ایویلویشن آر میڈ آن کوالٹی، not all individual account have be accepted may reject or aging size. Small accounts may be rejected as being too costly per dollar of loan to handle by the اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ لون ریویلویشن دو بیسس پہ ہوتی ہے، ایک اس کی کوالٹی کیا ہے، جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں ہمارے ان کی انڈیویجول اکاؤنٹ کی کوالٹی کیا ہے، یعنی ایسے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں جنہوں نے کبھی ڈیفالٹ نہ کیا ہے، ان کی ہسٹری کلیئر ہے، وہ ٹائم پہ پیمنٹ کرتے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے ہیں تو اس پہ لون کی ویلیو ہمیں زیادہ مل سکتی ہے۔ دوسرا سائز ہے، اگر چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں تو پھر ایسے اکاؤنٹ ریسیویبل پر جو لون کی ویلیو تھی وہ کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ ریسیویبل سے پیسہ کلیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی جو کاسٹ آتی ہے پر ڈالر جو کاسٹ آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر بڑے بڑے اکاؤنٹ ریسیویبلز ہیں، یعنی ملینز کے اکاؤنٹ ریسیویبل، بلینز کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں، تو ان اکاؤنٹ ریسیویبل کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت ان اکاؤنٹس کے جن کے چھوٹے چھوٹے 10,000 15,000 یا لاکھ کے اس طرح کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں تو ان سے کلیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو سائز جب چھوٹا ہوتا ہے تو لون کی ویلیو پھر کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل کا سائز بڑا ہوگا، یعنی انڈیویجول اکاؤنٹ کی بات کریں، اوور آل نہیں، کلیکٹیو اکاؤنٹ ریسیویبل کی نہیں، ایک ایک جو انڈیویجول اکاؤنٹ ریسیویبل ہے ان کا سائز بڑا ہوگا تو پھر آپ کی لون کی ویلیو آپ کو زیادہ مل سکتی ہے۔ اکاؤنٹ ریسیویبل میں ٹائپس آف ریسیویبل لون ارینجمنٹ کیا ہوتی ہیں، اس میں نان نوٹیفیکیشن فرم کسٹمر آر ناٹ نوٹیفائڈ دیٹ دیئر اکاؤنٹس ہیو بین pledged to the lender. The firm forward all payment from pledged accounts to the lender. ایک ہوتی ہے نان نوٹیفیکیشن میں کسٹمر کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا جاتا کہ آپ کو پلیج کر کے بینک کے یا لینڈر کو ہم نے پلیج کر دیا ہے۔ فرم کیا کرتی ہے، تمام پیمنٹس خود وصول کرتی ہے، ان اکاؤنٹ ریسیویبل سے پیمنٹ خود وصول کرتی ہے، اور جب پیمنٹ وصول ہو جاتی ہے تو پھر وہ لینڈر کو پیمنٹ کر دیتی ہے، رائٹ۔ اگر یہ ایگریمنٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نان نوٹیفیکیشن اکاؤنٹ ریسیویبل بیک لون، یعنی اس میں کوئی نوٹیفیکیشن اکاؤنٹ ریسیویبل کو نہیں دی جاتی۔ گاٹ دا پوائنٹ۔ نوٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے، فرم کسٹمر آر نوٹیفائڈ دیٹ دیئر اکاؤنٹ ہیو بین پلیجڈ ٹو دا لینڈر and remittance are made directly to the lending institutions. نوٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ ریسیویبل کو نوٹیفیکیشن ایشو کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہم نے پلیج کر دیا ہے اگینسٹ دا لینڈر، آپ ہمیں پیمنٹ نہیں کریں بلکہ ڈائریکٹلی آپ اس انسٹیٹیوشن کو یا اس ادارے کو یا اس بینک کو پے کریں کیونکہ ہم نے آپ کے بہاف پہ لون دے دیا ہے۔ تو جب ہم نوٹیفیکیشن دیں گے تو کسٹمر جو ہے ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں، جب ان کی ڈیو ڈیٹ آئے گی، ڈیو ڈیٹ پر وہ فرم کو یعنی ہمیں پیمنٹ نہیں کرے گی بلکہ ڈائریکٹلی جا کے جس فرم سے ہم نے لون لیا تھا شارٹ ٹرم لون وہ اس کو پے کریں گے۔ تو اس قسم کے اگر ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں نوٹیفیکیشنز کہیں گے، رائٹ، نوٹیفیکیشن ارینجمنٹ ہوگی ہماری۔ اچھا، ایک اور بھی ہم لے سکتے ہیں کہ دوسرا ہمارے پاس موسٹ لیکوڈ ایسٹ ہوتا ہے وہ انوینٹری ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہم انوینٹری کو پلیج کر کے بھی اس پہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ کر سکتے ہیں۔
इन्वेंटरी रिलेटिव लिक्विडिटी एसेट होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल से ज्यादा लिक्विड नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पे ये मोस्ट लिक्विड एसेट्स है बनिस्बत बाकी एसेट्स के। तो इसको हम अपनी इन्वेंटरी को फर्म के पास, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास प्लेज करके, लियन करके भी लोन उठा सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, 3 महीने का, 6 महीने या 9 महीने का लोन ले सकते हैं। इसकी भी रिवैल्यूएशन किस पे बेस करती है? इसकी भी 5 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मार्केटेबिलिटी, कि ये इन्वेंट्री, इसकी मार्केटेबिलिटी कितनी है, क्या इजीली मार्केट में सेल आउट हो सकती है? अगर ये इजीली मार्केट में सेल आउट होती है तो फिर इस पे लोन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। नंबर 2 पेरिशेबिलिटी, अगर ये पेरिशेबल नहीं है, ये जाया होने वाली चीज नहीं है, तो फिर इस पे लोन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अगर ये पेरिशेबल इन्वेंट्री है, यानी 3-4 महीने या 6 महीने में ये खराब हो जाएगी, गल सड़ जाएगी, तो फिर इस पे जो लोन की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। और इसकी तीसरा फैक्टर होता है प्राइस स्टेबिलिटी, कि ओवर द टाइम इसकी प्राइस के अंदर कितना स्टेबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अगर इसकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन है तो फिर इसकी लोन वैल्यू बहुत कम। अगर इसकी स्टेबल किस्म की प्राइसेस हैं तो फिर ओवर द टाइम अगर स्टेबल प्राइसेस है, फिर इसके लोन की वैल्यू आपको ज्यादा मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसकी प्राइस अनस्टेबल है, मार्केट में बहुत ज्यादा अप जाती है, बहुत डाउन जाती है। आप अपने पेट्रोलियम का जो स्टॉक है उसको प्लेज करके अगर लोन देंगे तो इस पे लोन की वैल्यू कम इसलिए मिलेगी क्योंकि नहीं पता कि आने वाले 2-3 महीनों में इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जा सकती है, तो इसलिए आपको लोन कम मिलेगा। इसके अगेंस्ट बाकी किस्म की कोई इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स की इन्वेंट्री है या इस तरह की है जिनकी प्राइसेस जो है ओवर द टाइम इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत कम आती है, तो इस पर लोन की वैल्यू आपको ज्यादा मिल सकती है। 4 फैक्टर जो इसकी वैल्यूएशन एवेल्युएशन पे डिपेंड करता है कि लोन वैल्यू कितनी मिलेगी, वो डिफिकल्टी एंड एक्सपेंस ऑफ सेलिंग फॉर लोन सेटिस्फेक्शन, कि इस पर एक्सपेंसेस कितने आएंगे अगर हम इसको सेल आउट करेंगे, और डिफिकल्टी कितनी आएगी। अगर आपकी इन्वेंट्री इस किस्म की है, इसको सेल करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पेश आती है, या इसके सेल करने पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बियर करने पड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको लोन वैल्यू बहुत ज्यादा कम मिलेगी, राइट। और कैश फ्लो एबिलिटी एक और फैक्टर होता है कि जिससे हम अगर हम सेल आउट करें और कैश फ्लो स्ट्रीम जो है वो तेज है, जल्दी जल्दी से कैश में फ्लो आ रही है, तो इस सूरत में हमें इन्वेंट्री पे ज्यादा लोन की वैल्यू मिल सकती है। और अगर कैश फ्लो इसके अंदर कम आ रही है, स्लो है, तो फिर जो लोन इसके अगेंस्ट हम लेंगे वो कम मिल सकता है, ज्यादा लोन आपको नहीं मिल सकता, राइट। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बैक्ड लोन कौन कौन से? इसमें फ्लोटिंग लियन है। फ्लोटिंग लियन क्या होता है? जनरल और ब्लैंकेट लियन अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ एसेट्स सच एज इन्वेंट्री आर रिसीवेबल विदाउट एसेट बीइंग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। फ्लोटिंग लियन ये होता है कि हम ग्रुप ऑफ एसेट्स को बैंक के पास लियन कर लेते हैं, और इसमें ये स्पेसिफाई नहीं करते कि ये कौन सा एसेट है, यानी इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल है, या और क्या चीज है। कोई एसेट हम स्पेसिफाई नहीं, विदाउट गोइंग टू स्पेसिफाई एनी एसेट, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको बैंक के पास लियन कर लेते हैं और उससे हम लोन ले लेते हैं। इस किस्म का लोन होगा, इसको कहते हैं फ्लोटिंग लियन कहते हैं। और दूसरा मतलब कैटल मॉर्गेज होता है, लियन ऑन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड पर्सनल प्रॉपर्टी एसेट अदर देन रियल एस्टेट बैकिंग अ लोन। बाज़ औक़ात हम एसेट को स्पेसिफाई करते हैं कि ये वाला एसेट है अदर देन रियल एसेट, रियल एसेट के अलावा अदर देन कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोन ऐसे लियन कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, तो इसको हम कैटल मॉर्गेज कहेंगे। तीसरा हमारा ट्रस्ट रिसीट है। ट्रस्ट रिसीट क्या है? सिक्योरिटी डिवाइस एक्नॉलेजिंग दैट द बार्बर होल्ड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम इट्स सेल इन ट्रस्ट फॉर द लेंडर। ट्रस्ट रिसीट ये होती है कि हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री होगी उसकी जो प्रोसीड्स होंगी वो प्रोसीड्स हम उठाएंगे और लेंडर को पे आउट करेंगे, यानी वो जैसे जैसे वो सेल आउट करेंगे उससे जो प्रोसीड आती जाएगी उस प्रोसीड को हम बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे करेंगे, वो उससे हम लोन पे ऑफ करेंगे। तो ये इस किस्म की अगर होगी तो उसको हम ट्रस्ट रिसीट कहेंगे। नंबर 4 है टर्मिनल वेयर हाउस रिसीट।
a receipt for the deposit of goods in a public warehouse that a lender holds as a collateral for the loan. टर्मिनल वेयर हाउस ये कि जो हमारे पास पब्लिक वेयर हाउस है उसमें हमने जो गुड्स डिपॉजिट की होती है, वेयर हाउस में माल रखा होता है, उसके अगेंस्ट हम लोन ले लें, कोलेटरल लोन ले लें, तो इस किस्म के लोन को हम कहेंगे टर्मिनल वेयर हाउस रिसीट्स कहेंगे, राइट। Number 5, field warehouse receipt, a receipt for goods segregated and stored on borrower's premises but under the control of an independent warehousing company that a lender holds as a collateral for a loan, right? हम कुछ गुड्स सेग्रीगेट कर लेते हैं और उनको जो बारोवर है जिससे हमने कर्जा लिया है उसके प्रीमिसेस में जाके स्टोर कर लेते हैं, यानी फिजिकली ये इन्वेंट्री हम अपने बारोवर के पास रख लेते हैं, उनके प्रीमिसेस में रख लेते हैं, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेयर हाउसिंग कंपनी, लेकिन कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेयर हाउसिंग कंपनी के पास होगा, राइट। तो इस किस्म का अगर हम लोन लेंगे तो इसको हम कहेंगे फील्ड वेयर हाउस रिसीट, राइट। फिर हाउसिंग कि हम अपने गुड्स की जो को सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे और बारोवर के प्रीमिसेस में जाके स्टोर कर लेंगे और उसके अगेंस्ट लोन ले लेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म लोन जो होगी उसको हम कहेंगे फील्ड वेयर हाउस रिसीट्स, राइट। अच्छा, एक और फैक्टर है जो चीज है जिसको हम समझते होते हैं वो है फैक्टोरिंग अकाउंट रिसीवेबल। फैक्टोरिंग क्या चीज होती है? Factoring है the selling of a receivable to a financial institution, the factor usually without resource, यानी हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे सेल कर लेते हैं विदाउट रिसोर्स, बगैर किसी रिसोर्स के हम उस पे सेल आउट कर लेते हैं और वहां से हम कैश रिसीव कर लेते हैं, यानी अपनी फाइनेंसिंग कर लेते हैं और वो फर्म जो है उस अकाउंट रिसीवेबल की फैक्टर एजिंग कर लेती है और एजिंग के बेसिस पे वो अकाउंट रिसीवेबल से डायरेक्टली पैसे रिसीव करती है। इसमें एक चीज है फैक्टर का इफेक्ट इज ऑफन अ सब्सिडरी ऑफ अ बैंक होल्डिंग कंपनी। बैंक एक जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी एक सब्सिडरी कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर मेंटेन अ क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड परफॉर्म क्रेडिट चेक ऑन द अकाउंट्स। इस फैक्टर का काम क्या है कि वो ये क्रेडिट डिपार्टमेंट मेंटेन करती है और तमाम क्रेडिट्स जो होते हैं कस्टमर्स के उन पे एक चेक रखती है, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करती रहती है। उसमें क्या होता है, अलाउ फर्म्स टू एलिमिनेट देयर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड एसोसिएटेड कास्ट। अब फर्म क्या करते हैं, अपना पूरा क्रेडिट डिपार्टमेंट नहीं रखते और उससे एसोसिएटेड कास्ट होती है वो नहीं करती, वो अपना क्या करते हैं, अपना तो पूरा का पूरा क्रेडिट डिपार्टमेंट उठाकर फर्म के पास फैक्टर कर लेते हैं, कमर्शियल बैंक के या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास फैक्टर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजुअली फॉर 1 ईयर बट आर रिन्यूएबल। ये कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 1 ईयर का होता है या लेकिन रिन्यूएबल होते हैं, 1 साल के बाद दोबारा से रिन्यू होता है। इसको मैं सिंपल यूं समझा देता हूं कि फैक्टरिंग ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स होते हैं वो एक सब्सिडरी कंपनी रखती है, वो सब्सिडरी कंपनी का काम ये होता है कि क्रेडिट डिपार्टमेंट मेंटेन करती है कि जिसके जो भी क्रेडिट आपके क्रेडिटर जिनके पास आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है यानी जिससे रिसीव करना है उसकी क्वालिटी ऑफ अकाउंट को चेक करती रहती है और ये पूरा फर्म खुद क्रेडिट के करने के बजाय ये सारा काम उस बैंक के हवाले कर लेती है, तो वो बैंक आपके अगेंस्ट पर वो रिसीविंग करती है अकाउंट रिसीवेबल से, तो उससे आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो सकती है। अच्छा, फैक्टरिंग के कास्ट कौन कौन से हैं कि अगर हम फैक्टरिंग करते हैं खुद तो कौन कौन से कास्ट बर्दाश्त करने? फैक्टर रिसीव्स अ कमीशन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल। जो कंपनी है, कंपनी एक बैंक है, वो फैक्टरिंग के तौर पे आपके तौर पे काम करती है, तो हर अकाउंट रिसीवेबल की फेस वैल्यू का कोई एक परसेंटेज ऑफ कमीशन वसूल की, जैसे 1% या 2% या 3% आपसे कमीशन रिसीव करती है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का कस्टमर आपका अकाउंट रिसीवेबल है, जब वो 1 करोड़ रुपए वो अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्ट करेगी तो आपको अपना 2% या 3% कमीशन काट कर रिमेनिंग पैसे आपको पे कर देगी, तो ये जो कमीशन होगा वो आपको कास्ट के तौर पे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कैश पेमेंट इज यूजुअली मेड ऑन द एक्चुअल और एवरेज ड्यू डेट ऑफ द रिसीवेबल।
जो कैश पेमेंट होती है वो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरह आपने अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग भी सीखा था कि एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है और एवरेज ड्यू डेट के बेसिस पर वो कस्टमर से कैश वसूल करते हैं। तो ज़ाहिर है पर एवरेज ड्यू डेट में कुछ पेमेंट अर्ली हो जाती है, कुछ पेमेंट डिले जो है करनी पड़ती है, तो उससे आपको पर इंटरेस्ट कास्ट आ जाता है। If the factor advances money to the firm, then the firm must pay interest on the advance. अगर फैक्टर एडवांसेस देती है फर्म को कि आप पहले पैसे ये ले लें, हम कस्टमर से कलेक्ट करके अपना एडवांस काट लेंगे, तो इस सूरत में वो इंटरेस्ट भी काटती होती है, राइट। इन इसको यूं समझा देता हूँ। फैक्टर जब फर्म फैक्टर को अपना अकाउंट रिसीवेबल देती है, फैक्टर उस अकाउंट रिसीवेबल के पैसे एडवांस में दे देती है कि आप पैसे ले लें, हम जब अकाउंट रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करेंगे तो उसमें से डिडक्ट करेंगे, लेकिन जब डिडक्ट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी हम चार्ज करेंगे कमीशन के अलावा। तो ये भी एक एडिशनल कास्ट है जो फैक्टरिंग की सूरत में आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। टोटल कास्ट ऑफ फैक्टरिंग इज कंपोज्ड ऑफ फैक्टरिंग फी प्लस इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैश एडवांसेस। तो इसका मतलब है जो टोटल कास्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी फैक्टर की जो फीस है प्लस एडवांस अगर आप लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो ये दोनों प्लस कर देंगे तो ये टोटल कास्ट होगी जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। Although expensive, it provides the firm with a sustainable flexibility. ये एक एक्सपेंसिव मेथड है फैक्टरिंग अकाउंटिंग रिसीवेबल, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है कि आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की जो टेंशन है वो इसमें बहुत हद तक कम हो जाती है। ओके, कंपोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। द बेस्ट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन कि हम एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मिक्स बनाते हैं, एक कंपोजिशन बनाते हैं, तो बेस्ट मिक्स क्या होगा ये 5 चीजों पे डिपेंड करता है। कास्ट ऑफ फाइनेंसिंग मेथड, कि जो फाइनेंसिंग हम करते हैं उसकी कास्ट कितनी आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, टाइमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और डिग्री टू विच द एसेट आर इनकम्बर्ड। ये 5 फैक्टर्स हैं, इनको कंबाइन करके ये फैक्टर्स होते हैं जिससे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की जो कंपोजिशन है वो अपने लिए बनाते हैं, राइट। ये सारी बातें आपके सामने मैंने आज डिस्कस कर ली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से। कुछ बातें मैंने कल की थी, कुछ आज कर ली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से। आई होप कि आपको ये सारा आइडिया क्लियर हो गया। ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा। रिकॉर्डिंग में आपको मसला ये होगा कि कोई पॉइंट यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आती, लेटर ऑन यूट्यूब के चैनल पे जाकर रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है या कोई भी पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में क्वेश्चन लिखिए या डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपके क्वेश्चन पर जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।